नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। आज है 1 जनवरी 2026 का आज पहला दिन है और इसी के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। देखिए, वर्ष बदल सकता है लेकिन सपने नहीं बदल सकते, और जिन सपनों को हासिल करने के लिए आप 2025 से भी पहले से ही आप इस सपने को हकीकत करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत को आप जारी रखना और 2026 में एक संकल्प लेना कि 2026 में हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए, इस लेवल की हम तैयारी कर सके। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ 50 दिन 50 मैराथन वाली जो हमारी सीरीज चल रही है। 35 नंबर का ये हमारा मैराथन सीरीज है। बच्चे काफ़ी प्यार से देखते हैं, बच्चे काफ़ी प्यार दे रहे हैं और स्नेह दे रहे हैं इस सेशन को। तो ये सीरीज़ हमारी लगातार चल रही है यूट्यूब पर, रोज़ाना सुबह 8 बजे चलती है। और आप सभी को पता भी है कि वर्ष 2026 में हर एक विभाग से और हर एक राज्य से वैकेंसी आ रही है। मध्य प्रदेश में देखो बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, और हरियाणा में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, यूपी में भी वैकेंसी आ रही है। तो उसके उद्देश्य से अगर आप देखें तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ना। इसमें हर लेवल के सवाल को आपको देखने को मिलेगा। हर लेवल का सवाल मैंने इसमें इंक्लूड किया है और ज़्यादातर प्रैक्टिकली सवाल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो जो छात्र पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ और अपने क्वेरीज को पूछने के लिए। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है। वर्ष 2026 का पहला ये क्वेश्चन है, पहला ये मैराथन क्लास है। देखिए, और वैसे तो 35 नंबर का है ना। एक डीसी शंट जनरेटर के बारे में है कि डीसी शंट जनित्र 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है, आर्मेचर धारा कितनी होगी। देखना, ओम के नियम के अकॉर्डिंग हम यही पढ़ते हैं ना कि जिस सर्किट में रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा हो, है ना, उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा इसका डायग्राम बना लूँ डीसी शंट मोटर का, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। आप देखिए, डीसी शंट मोटर का शंट फील्ड वाइंडिंग यहाँ पर है और यहाँ पे हमें अपना लोड कनेक्ट करना है ना। यहाँ पर हमें अपना भार कनेक्ट करना है। ये बोल रहा है, ये है आपका RSH जो कि 200 ओम का है, ठीक है ना। और टर्मिनल पर 15 एम्पीयर प्रदान करता है। यहाँ पर जो करंट आ रही है वो 15 एम्पीयर आ रही है। तो बोल रहा है कि आर्मेचर धारा कितनी होगी। टोटल यहाँ पर कितना उत्पन्न हुआ होगा कि भार के पास 15 एम्पीयर पहुँचा, क्योंकि यही करंट यहाँ पर भी आई होगी, है ना। यहाँ पर आर्मेचर करंट चल रही है, यही आर्मेचर करंट इधर भी गई होगी लोड के तरफ भी, और इधर भी ISH के नाम से इधर भी आई होगी, और लोड करंट के नाम से लोड साइड भी गई होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इसको ध्यान से देखना ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। बोल रहे हैं आर्मेचर धारा ज्ञात करिए। आर्मेचर धारा ज्ञात करने के लिए पहले आपको यह ज्ञात करना होगा कि शंट फील्ड करंट है कितना। उसके लिए ISH बराबर टर्मिनल वोल्टेज बटा RSH का फॉर्मूला आप लगा लेना। टर्मिनल वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस भी 220 ओम है। तो कितना हमें मिला 1 एम्पीयर करंट, यानी कि यहाँ पर जो करंट आ रही है वो 1 एम्पीयर का करंट आ रही है, और वैसे भी इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। तो अब तो आंसर मिल गया। देखो, 15 एम्पीयर प्लस 1 एम्पीयर 16 एम्पीयर, आंसर तो हमारे सामने है, ऑप्शन नंबर ए। बट इसको फाइनल करता हूँ मैं ना कि आर्मेचर करंट पूछ रखा है, तो लोड करंट प्लस शंट फील्ड करंट, है ना, इसका योग होता है। लोड करंट है 15 एम्पीयर, शंट फील्ड का करंट है 1 एम्पीयर, बराबर 16 एम्पीयर की धारा यहाँ से उत्पन्न हो रही है। आर्मेचर कितना करंट उत्पन्न कर रहा है, तो ये 16 एम्पीयर धारा जो है ये उत्पन्न कर रही है। ओके, और शंट जनरेटर का यूज आप कहाँ पर करते हो, बैटरी चार्जिंग के लिए। कहाँ पर, बैटरी आवेशन के लिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। बैटरी आवेशन हेतु तो इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, बच्चे जितने भी नए हैं या फिर जो रोजाना देखने आते हैं उन सभी से गुजारिश है कि वर्ष 2026 को, है ना, इस तरीके से आपको 2026 में मेहनत करना है कि एक नौकरी आपको मिल सके, है ना, क्योंकि हर किसी का सपना होता है एक नौकरी करने का।
और लेकिन उस नौकरी के लायक सच बोलूँ मैं तो मेहनत नहीं हो पाती है। तो जो मेहनत भूल चूक से रह गई होगी 2025 में, उसको अब पूरा करिए 2026 में, ताकि आपके सपने पूरे हो सके। और ये आपका सपना ही नहीं, आपके घर के, आपके माँ बाप का भी सपना, आप ही का सपना है, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, ये मेरा सपना है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको पूरा करना। 887 नंबर का बोला जा रहा है कि धारा प्रवाह के लिए ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। यानी कि कार्बन का ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में प्रस्तावित प्रतिरोध को क्या कहते हैं। तो ब्रश घर्षण प्रतिरोध कहते हैं या ब्रश संपर्क, इसको ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, ध्यान देना, ब्रश संपर्क रेजिस्टेंस कहते हैं। संपर्क का मतलब ये होता है कि जो कम्यूटेटर पर कार्बन के ब्रश लग रखा है तो वो एक स्लाइडली कॉन्टैक्ट के थ्रू वो आपस में संपर्क होते हैं, है ना, ताकि जो कम्यूटेटर है ये लगातार घूमती रहती है, उसी घूमते हुए भाग से हमें वोल्टेज लेना है, तो फिर ये कार्बन का ब्रश काम आता है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में अगर देखा जाए कि ब्रश का संपर्क कम्यूटेटर पर कितना होना चाहिए, तो अलग अलग ब्रश का, अलग अलग कार्बन ब्रश का अलग अलग होता है। जैसे कि कार्बन का अगर ब्रश है मान के चलो, तो इसका जो दबाव होता है वो 0.22 से 0.27 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। यानी कि ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। अगर इससे कम संपर्क रहेगा तो फिर करंट को कलेक्ट नहीं कर पाएगी, और ज़्यादा रहेगी तो फिर इसमें घर्षण के कारण स्पार्किंग होने लगेगी, और कम्यूटेटर जो है ये शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। मान के चलो कार्बन का नहीं, ग्रेफाइट का हमारे पास ब्रश है, तो ग्रेफाइट के ब्रश में 0.12 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से यहाँ पर प्रेशर के साथ ये कांटेक्ट बनाता है। और फिर अगर ये कॉपर का है, कॉपर ब्रश है, तो कॉपर ब्रश की हिसाब से देखें तो 0.12 नहीं 0.15 होता है, 15 से 0.18 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इतना दबाव होना चाहिए, है ना। अगर इससे ज़्यादा दबाव होगा तो भी दिक्कत है, स्पार्किंग होगी, और इससे कम दबाव होगा तो फिर करंट को ये कलेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्रश के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, ब्रश के थ्रू हमें आउटपुट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ब्रश के थ्रू ही हमें आउटपुट मिल रहा है, तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। आंसर ये होगा। और एक बात ध्यान रखना कि जब भी बात कार्बन ब्रश की आती है ना, तो कार्बन ब्रश का प्रयोग अक्सर वहाँ पर होता है जहाँ पर उच्च वोल्टेज तथा निम्न धारा वाली मशीन होती है ना, निम्न धारा वाली मशीनों में यहीं पर इस कार्बन ब्रश का प्रयोग करते हैं आप। और कॉपर की जब बात आए तो कॉपर में भी लिखना कि जहाँ पर निम्न वोल्टेज तथा उच्च धारा वाली मशीन हो, वहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। उच्च धारा वाली मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका यूज कहाँ पर करते हैं, है ना, किसका यूज कहाँ पर करते हैं। एक बड़ा विचित्र सा सवाल है कि एक ऐसा पदार्थ का नाम बताइए जो कि मेटल में नहीं आता है लेकिन फिर भी उसमें करंट प्रवाह होती है ना। एक ऐसा पदार्थ जो मेटल में नहीं आता है, यानी कि धात्विक पदार्थ में नहीं आता वो, लेकिन फिर भी उसमें धारा का प्रवाह होता है, तो वो है हमारा ग्रेफाइट। वो क्या है, ग्रेफाइट, ठीक है मेरे भाई। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो इसका पीडीएफ मैं आपको देने वाला हूं, तो पीडीएफ के लिए इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। इसका पीडीएफ यहीं पर मिलेगा, और जितनी भी वैकेंसी आती है उसका भी नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। व्हाट इज द टाइपिकल रेजिस्टेंस ऑफ द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यानी कि एकल फेज मोटर में जो सहायक वाइंडिंग का सामान्य प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। देखना सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ पर मैं बनाता हूँ ना, यहाँ पर देखो ये हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर लग गया, और कैपेसिटर के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लग गया, और ये हमारी रनिंग वाइंडिंग, ठीक है ना, ये रनिंग वाइंडिंग हो गई।
और यहाँ पर ये होगा हमारा रोटर, है ना, फेज, और ये हो गई न्यूट्रल। अब यहाँ से देखिए सिंगल फेज मोटर को मैंने कंप्लीट कर दिया। ये हमारी मुख्य वाइंडिंग, इसको कही जाती है मुख्य वाइंडिंग, ठीक है ना, समझना। और ये हमारा सहायक वाइंडिंग, ये है सहायक वाइंडिंग। सहायक वाइंडिंग जो होता है ये पतले तार से करी जाती है ना, ये पतले तार, और इसके टर्न्स जो होते हैं वो कम रखे जाते हैं। तो पतले तार रखने से क्या हमें फ़ायदा मिलता है, यही बोला जा रहा है। और ये पूछा जा रहा है कि इसका प्रतिरोध कितना होता है। देखना, मुख्य वाइंडिंग के संपर्क में तुलनात्मक रूप से उच्च होता है ना। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है ना चालक में, कि जिस चालक तार की मोटाई कम होती है या फिर जो पतली होती है उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है, तो इसके रेजिस्टेंस को अधिक रखा जाता है और जो इंडक्टेंस है इसको कम रखा जाता है ना, ताकि जो धारा है, धारा में पर्याप्त फेज कोण उत्पन्न हो सके, फेज कोण उत्पन्न हो सके। इसीलिए हमने क्या किया है, उच्च रेजिस्टेंस और निम्न इंडक्टेंस प्राप्त करने के लिए सहायक वाइंडिंग को पतले तार से लपेटा है, ठीक है ना, ताकि जो हमारा दोनों वाइंडिंग का करंट है, मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का करंट है, एक दूसरे के 90 डिग्री पर आ जाए और घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। बाकी फिर हमारी मोटर मेन वाइंडिंग पे चलती है, और मेन वाइंडिंग जो है ये मोटे तार का होता है ना, ये मोटे तार, और फिर कम टर्न्स। अच्छा, यहाँ पर कम टर्न्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा अधिक टर्न्स। यहाँ पर क्या होगा, अधिक टर्न्स, पतले तार और अधिक टर्न होगा, है ना। तो ये टोटल मामला है, देखो। और जैसे ही हमारी मोटर 75% स्पीड प्राप्त कर लेती है, वैसे ही ये कैपेसिटर यहाँ से ये कैपेसिटर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसको डिस्कनेक्ट करता है ना। और मान के चलो कि स्टार्टिंग वाइंडिंग आपका डिस्कनेक्ट नहीं हुआ मेन वाइंडिंग से, तो क्या होगा, मोटर हमारा ये उच्च धारा प्रवाही, ये क्या करेगी, ये उच्च धारा खींचने लगेगी, ये उच्च धारा खींचेगी, है ना, और मोटर हमारी ओवरहीट हो जाएगी और मोटर अति तप्त हो जाएगा। अति तप्त के कारण जल जाएगी, है ना। तो मोटर हमारी जल जाएगी अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा कि मुख्य वाइंडिंग के संपर्क में तुलनात्मक रूप से अधिक इसका प्रतिरोध होता है, और प्रतिरोध अधिक होता है इसलिए इंडक्टेंस इसमें कम होती है, और इंडक्टेंस कम होता है तो ही इसमें जो करंट मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग का है इसमें पर्याप्त फेज डिफरेंस क्रिएट हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। देखो, ये जो सवाल है ना, ये बिल्कुल ऐसा सवाल है जो इंटरव्यू में भी काम आएगा, और आपके क्वेश्चन तो आपके सामने बन रखा है एग्जाम के लिए, और ये प्रैक्टिकल रूप से भी काम आता है। देखो, पूछा जा रहा है कि जॉगिंग ऑपरेशन को और क्या कहते हैं, है ना। तो जॉगिंग ऑपरेशन को तो इंचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इंचिंग कहते हैं। बट इसको इंचिंग करा क्यों जाता है और इंचिंग करने के फायदे क्या क्या है ना, वो चीज़ मैं आपको यहाँ से हाईलाइट करके दिखाता हूँ। आप देखना, आप यहाँ से देखना, ये देखो, ये मैंने खुद अपना नोट्स बनाया हुआ है, उस नोट्स में उसी नोट्स का मैंने फोटो यहाँ पर लगा रखा है। देखना, ये हमारा ड्यूल स्टार्टर है। ये क्या है, ड्यूल स्टार्टर का है ना, बहुत ही पतला चलने लगा पेन। ये है ड्यूल स्टार्टर का। तो देखो, ड्यूल स्टार्टर में एक कॉन्टेक्टर होता है, मैं इसको समझाता हूँ कि कैसे इंचिंग प्रक्रिया काम करती है ना। यहाँ पर हमारी है एक 3 फेज की मोटर। ये क्या है, 3 फेज की मोटर है। इसको हम कैसे इंचिंग सर्किट के द्वारा ऑन ऑफ करते हैं। हमने यहाँ पर लिया R, Y, B और न्यूट्रल, 3 फेज लिया। तीनों फेज को हमने एक ICTP स्विच के द्वारा, ICTP आयरन क्लैड ट्रिपल पोल, ICTP स्विच के द्वारा ये करंट पास होता हुआ यहाँ पर लगी है फ्यूज,
और फ्यूज से बाईपास होता हुआ, और बीच में हमने लगा रखा है फ्रीक्वेंसी मीटर, यानी कि इनपुट में कितना फ्रीक्वेंसी आ रही है, और करंट मापने के लिए एम्पीयर मीटर की सप्लाई से कितना करंट आ रहा है, और वोल्टेज मापने के लिए समांतर में वोल्ट मीटर लगा रखा है कि इनपुट में वोल्टेज कितना आ रही है, प्रॉपर वोल्टेज आ रही है कि नहीं। तो ये हमने सब कुछ कनेक्ट कर रखा है। हमारी सप्लाई यहाँ से होता हुआ ये कॉन्टेक्टर में आया, ये हमारा क्या है, ये एक कॉन्टेक्टर है। देखना जो कॉन्टेक्टर होते हैं, कॉन्टेक्टर में हमेशा एनो लगा होता है, ऐसे है ना, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। 3 पोल का है तो 3 एनो देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही कॉन्टेक्टर में होता है। यहाँ तक सप्लाई आ गई आर वाई और बी। अब इस आर वाई और बी वाले सप्लाई को हमने क्या किया कि एक एनो और एक एनसी पुश बटन लगा दिया है। देखिए एनो पुश बटन को किसी भी एक फेज से हम कनेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर बी वाले फेज से देखो एनो पुश बटन को ये देखो सप्लाई दे दिया है ना, और एक तार एनसी पुश बटन से होता हुआ इसको घुमा करके फिर से देखो यहाँ पर ले आया एक एडन ब्लॉक। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक लगा हुआ है एडन ब्लॉक। ये एडन ब्लॉक एनो और एनसी का काम करता है, ठीक है ना। इस एडन ब्लॉक को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब पुश बटन को मैं दबाऊंगा, पुश बटन को जब दबाऊंगा तो जो एडन ब्लॉक का दूसरा वाला टर्मिनल है, दूसरे वाले टर्मिनल से एक तार उठाया मैंने और कहां पर कनेक्ट कर दिया, ये देखो एनसी के पुश बटन पर, है ना। अब मैं पुश बटन एनो वाले पुश बटन को दबाऊंगा तो करंट देखो यहां से जाएगी, यहां से होते होते यहां आएगी, और यहां से होते देखो ये आई, और ये होते हुए यहां पर है हमारी OLR, यहां पर है OLR एनो से एनसी बन जाएगा, और फिर यहाँ पर फेज मिल जाएगी, एक एनवीसी लगी हुई है ना, नो वोल्ट क्वाइल। एनवीसी को काम करने के लिए एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए। तो फेज हमने यहाँ से दे दिया, और न्यूट्रल तार ये देखो आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ गई, फेज और न्यूट्रल बन गया। एनवीसी का काम होता है कि इन तीनों को पिकअप कराना। ये जो तीनों आपको एनो कॉन्टेक्ट दिख रहा है ना, इसको ये खींचेगी। जब ये खींचेगी तो ये देखो ये ऐसे चिपक जाएंगे। जैसे ही चिपकेगी धारा का प्रवाह यहाँ से होता हुआ OLR तक आ जाएगी, है ना। अब OLR पहले ही एनसी बना हुआ है, नॉर्मली क्लोज है, ये पहले से ही ऐसे ही है, तो फिर ये सप्लाई हमारी मोटर में आ गई, ठीक है ना। लेकिन ये मोटर में सप्लाई तब तक आती रहेगी जब तक हम इस एनो पुश बटन को दबा करके रखेंगे। हम छोड़ देंगे मोटर चलना बंद हो जाएगा, चालू करेंगे मोटर चलने लगेगा, छोड़ दिए मोटर चलना बंद। यानी कि इसी को कहा जाता है जॉगिंग ऑपरेशन, इसी को कही जाती है जॉगिंग ऑपरेशन। तो जॉगिंग का मतलब ये होता है कि मोटर का जो शाफ्ट है और मोटर के आर्मेचर का अलाइनमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। देखो इसका जो प्रयोग है, जॉगिंग सर्किट का जो प्रयोग है वो किया जाता है कि जो हमारी मोटर होती है, मोटर का शाफ्ट तथा मोटर के आर्मेचर को अलाइनमेंट करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि इंचिंग का मतलब ही होता है कि बार बार ऑन ऑफ करना, बार बार चालू बंद करना, यही होता है इंचिंग सर्किट का मतलब। बार बार चालू करना, बार बार बंद करना, तो ये होती है हमारी इंचिंग सर्किट। लेकिन कब तक हम ऐसा मोटर को चालू करेंगे, बंद करेंगे, चालू करेंगे, बंद करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसलिए मोटर को हमेशा इंचिंग पे नहीं चलाई जाती है ना। ये ड्यूल स्टार्टर में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक 3 फेज चतुष्कार यानी कि 3 फेज 4 तार प्रणाली में जब 3 फेज भार संतुलित है तो न्यूट्रल में धारा प्रवाह होगी कि नहीं होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये देखो 3 फेज बना दिया मैंने, आर ये है वाई का और ये है बी का, है ना। यहाँ से आपको मिलेगा आर, यहाँ से मिलेगी वाई का फेज, और यहाँ से मिल जाएगा बी का फेज, है ना। तो 3 फेज 4 तार प्रणाली, तो चौथा तार यहाँ से निकलेगी, और ये है हमारी न्यूट्रल तार। न्यूट्रल वाले तार में करंट नहीं चलेगी। किस कंडीशन में? जब तीनों बैलेंस में होंगे, तीनों में लोड एक समान का होगा। मान के चलो कि 15.5 एम्पियर का लोड इस पे है
15.5 एम्पियर का लोड Y पर है और 15.5 एम्पियर का लोड B वाले फेज पर है। एक बराबर लोड है, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इसका जो सदिश योग होगा वो 0 होगा, इसलिए न्यूट्रल तार पर कोई करंट नहीं चलेगी। लेकिन अगर लोड अनबैलेंस हुआ, जैसे ही लोड अनबैलेंस हुआ तुरंत इस न्यूट्रल वाले तार से करंट चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो करंट चलेगी वो अनबैलेंस करंट चलेगी। कौन सी करंट चलेगी? अनबैलेंस करंट चलेगी। उस अनबैलेंस करंट को ग्राउंड करना बड़ा जरूरी है। इसलिए ट्रांसफार्मर का जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसको हमेशा अर्थ के साथ ग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थ ग्राउंड कर देते हैं। अभी देखो मैंने अर्थ ग्राउंड कर रखा है। इसमें वही करंट चलेगी जो अनबैलेंस करंट होगी। मान के चलो इसमें 31 एम्पियर का लोड इसमें कनेक्ट हो गया बी वाले फेज पर, तो जो 15.5 एम्पियर का एक्स्ट्रा लोड है वो 15.5 एम्पियर इस पर जो है वो फ्लो होकर के अंडरग्राउंड हो जाएगी, यानी कि अर्थ हो जाएगी। इसीलिए कही जाती है कि इस तार का जो साइज है ना, इसीलिए कहा जाता है कि न्यूट्रल तार का साइज किसी भी फेज तार के साइज से थोड़ा अधिक रखा जाता है ना, थोड़ा अधिक रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है मालूम है? मान के चलो कि एक फेज में अगर अनबैलेंस हुआ तब, अगर मान के चलो कि तीनों फेज में अनबैलेंस चल रहा है तो बहुत ज़्यादा करंट चलेगी। तो इतने ज़्यादा करंट को झेल सकने वाला इतना साइज तो होना चाहिए ना कि ये न्यूट्रल तार उतने करंट को झेल सके। इसलिए इस तार का जो आकार होता है फेज के तार से थोड़ा सा मोटा रखा जाता है। बाकी आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी कि 0 होगा। लेकिन बैलेंस कंडीशन में ध्यान रखना, अनबैलेंस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। अगला देखिए कि पैनल प्रकार के डिजिटल एसी वोल्ट मीटर के लिए जरूरी जो सहायक आपूर्ति होती है वो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है ना कि एक डिजिटल वोल्ट मीटर है और वोल्ट मीटर है वो भी एसी नेचर वाली। तो ये एसी सप्लाई से ही, एसी का जो मेंस होगा है ना, वहीं से इसको हम सप्लाई से देंगे, कनेक्ट करेंगे। एसी सप्लाई मेंस के द्वारा इसको प्रदान करी जाएगी, ठीक है। और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, इसके बारे में सुनो, एग्जाम में पूछा जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। ये इतना पावरफुल वोल्ट मीटर होता है ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल वोल्ट मीटर होती है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वोल्ट मीटर होती है। इसका अगर रेंज आप देखेंगे तो मान के चलो कि ये 220 किलो वोल्ट से लेकर के ये 500 किलो वोल्ट तक के वोल्टेज का ये मापन कर सकता है ना। इतने ये हाई रेंज के वोल्टेज का ये मापन कर सकता है। और इतना ही नहीं, मान के चलो कि इस लाइन का फ्रीक्वेंसी अगर 100 किलो हर्ट्ज है तो उसका भी ये मापन कर सकता है ना। इतना पावरफुल है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। और ये हमेशा ट्रांसमिशन लाइनों के वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका ये नहीं होता यूपीएस वगैरह, जैसे आपका यूपीएस होता है, इन्वर्टर वगैरह होती है, तो उसी साइज का ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। सोलर सेल का काम क्या है? इसका काम होता है कि ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। एसी कैपेसिटर का काम है पावर फैक्टर सुधारना, पावर फैक्टर ये सुधारता है, पावर फैक्टर सुधारना, मोटर को स्टार्ट करना, मोटर को ये स्टार्ट करता है, और साथ में ये प्रारंभिक बलागुड़ स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, है ना, स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने हेतु। और ये सिग्नल को फिल्टर करता है, ये सिग्नल को फिल्टर करने हेतु, सिग्नल को फिल्टर करने हेतु भी एसी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब बात डीसी की आती है तो देखिए बात यहाँ पर चेंज हो जाती है, क्योंकि डीसी कैपेसिटर जो है ना ये क्या करता है, ये वोल्टेज को फिल्टर करता है। ये क्या करता है? वोल्टेज को फिल्टर
करने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो हमारी कन्वर्टर होती है, देखो जो कन्वर्टर होती है ये क्या करती है, एसी को डीसी में परिवर्तित करती है कन्वर्टर, और जो डीसी प्राप्त हुआ है हमें, उस डीसी में एसी के भी कुछ पल्स होते हैं जिसको हम हार्मोनिक्स कहते हैं, जिसको रिपल कही जाती है। उस रिपल्स को फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है, तो फिल्टर करने के लिए डीसी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है और ये उसको फिल्टर करता है। तो डीसी कैपेसिटर का ये यूज हो गया। आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी, एसी सप्लाई। ये देखो, ये भी एक 100% प्रैक्टिकल सवाल है कि डीसी जनरेटर में बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में निम्न ब्रश घर्षण के गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है। जो भी मैंने अभी बताया ना, कॉपर का बताया और किसका बताया, ग्रेफाइट का, और कार्बन ब्रश, कॉपर और ग्रेफाइट का बताया। यहाँ पर बोल रहा है कि घर्षण गुणांक, वो तो मैंने कांटेक्ट का बताया था कि कितना उसका संपर्क होना चाहिए, किस दबाव पर वो लगा होना चाहिए। जैसे कि आप देखो, ये है कम्यूटेटर, ये क्या है, ये कम्यूटेटर है, और यहाँ पर है ये कार्बन के ब्रश, ये क्या है, ये कार्बन के ब्रश है, और यहाँ पर भी देखो ये एक कार्बन का ब्रश है, ये भी है कार्बन का ब्रश। तो 2 कार्बन के ब्रश हो गए, और ये क्या है, ये है हमारा कम्यूटेटर, ये है कम्यूटेटर। तो देखिए कम्यूटेटर से ये स्लाइडली कांटेक्ट बना रहा है कि नहीं, ये चिपका हुआ है कि नहीं। तो अगर ज़्यादा चिपका रहेगा तो स्पार्किंग करेगा, कम चिपका रहेगा तो यहाँ से करंट को स्टोर नहीं कर पाएगा, कलेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये है रोकर आर्म, इसको हम कहते हैं रोकर आर्म। ये देखिए, ये है रोकर आर्म। तो हमारा जो कार्बन ब्रश होता है वो कहाँ पर स्थापित होता है, रॉकर आर्म पर। देखिए स्प्रिंग के जरिए यहाँ 2 रॉकर आर्म के जरिए ये कार्बन के ब्रश टिका हुआ है, ठीक है ना। अब ये लगातार घूम रही है, हमारी कम्यूटेटर घूम रही है, और ये कम्यूटेटर में आर्मेचर के कॉइल से निकली हुई तार टोटल कनेक्ट है, यानी कि आर्मेचर में जितना वोल्टेज प्रेरित हुआ है वो तार के माध्यम से इस कम्यूटेटर में आ रही है, और कम्यूटेटर से इस कार्बन ब्रश के जरिए हमें बाहर मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है कि घर्षण गुणांक इसका अधिकतम कितना होना चाहिए, मतलब कि निम्न ब्रश घर्षण गुणांक कितना होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 0.22, ये होना चाहिए, ये है न्यूनतम, ये है न्यूनतम। और अधिकतम का अगर पूछा होता, अधिकतम का पूछा होता तो अधिकतम 0.42, ये अधिकतम, और न्यूनतम 0.22 होता है। इससे ज़्यादा घर्षण गुणांक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगला है कि किसी सर्किट में जेनर डायोड को कैसे जोड़ा जाता है। ये देखो, ये एक छोटा सा सर्किट डायग्राम भी लेकर के आया हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, डाउट नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन आपके पास है, और आप जिस प्रकार का सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में टाइप करके आप पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने दे ही रखा है इसीलिए, ठीक है ना। तो अपना डाउट वहाँ से क्लियर कर सकते हैं, अन्यथा आप हमारे अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए, और ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लग रखा है, वहाँ से भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। बोला जा रहा है कि किसी सर्किट में एक जीनर डायोड हमें लगाना है तो कैसे हम उसको लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये लगाया जाता है लोड के समांतर क्रम में, है ना, लोड के समांतर क्रम में इसका संयोजन किया जाता है, संयोजन होता है, परंतु रिवर्स बायस में। परंतु किस बायस में होगा ये, परंतु ये होगी रिवर्स बायस में, है ना, परंतु ये होगी रिवर्स बायस में। ऐसा क्यों होता है मालूम है, क्योंकि इसका जो काम है, उसका काम है कि वोल्टेज रेगुलेट करना, वोल्टेज को रेगुलेट करना, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब ये रिवर्स बायस में इसको हम कनेक्ट करेंगे। क्योंकि ये देखो, ये रिवर्स बायस में, है ना, ये रिवर्स बायस में ऑन स्विच की तरह काम करता है, ऑन स्विच की तरह काम करता है, और फॉरवर्ड बायस में जस्ट इसका उल्टा, फॉरवर्ड बायस में ये ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ऑफ स्विच की
तरह ये कार्य करता है। तो ये रिवर्स बायस में ऑन स्विच की तरह और फॉरवर्ड बायस में ऑफ स्विच की तरह काम करता है। लेकिन ये ऑफ स्विच की तरह हम क्यों काम करवाते हैं? ताकि वोल्टेज को ये रेगुलेट कर सके, और पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ये रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा। अब देखना इसमें ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है कैसे, है ना, वो मैं आपको यहाँ से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। देखिए रिवर्स बायस में कैसे कनेक्ट है। आप यहाँ से देखो कि ये है लोड, ये क्या है, ये है लोड जो कि परिवर्ती प्रतिरोध है, इसको हमने लोड में कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज है, ये क्या है, ये है इसका सप्लाई वोल्टेज, है ना। और ये सप्लाई वोल्टेज जो है ये इनपुट के रूप में इस सर्किट को दिया गया है। देखो यहाँ से आया और यहाँ से एक ब्रांच है ना, ये ब्रांच लोड की तरफ भी जा रही है और यही ब्रांच आ रही है जीनर डायोड की तरफ से। ये आपका क्या है, तो यही है आपका जीनर डायोड, यही है आपका जीनर डायोड। अब देखिए ये जीनर डायोड है और जीनर डायोड का ये वाला जो टर्मिनल है ना, ये है हमारा एनोड का। कौन सा है ये, एनोड। और एनोड मीन्स पॉजिटिव, लेकिन ये निगेटिव से कनेक्ट है, ठीक है ना। और यहाँ पर है देखो कैथोड, यहाँ पर क्या है, कैथोड, और कैथोड मीन्स निगेटिव, लेकिन ये कनेक्ट है पॉजिटिव से। तो ये रिवर्स बायस में कनेक्ट है कि नहीं है? है सर, रिवर्स बायस में ये कनेक्ट है। तो रिवर्स बायस में कनेक्ट हम करते ही इसलिए है ताकि हमारा जो कार्य है वो संपन्न हो सके, हमारा कार्य संपन्न हो सके। तो ये हमेशा रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो साधारण पीएन डायोड होते हैं उसके कंपेयर में जो जीनर डायोड होते हैं इसमें डोपिंग अधिक की जाती है ना, इसीलिए इसकी स्विचिंग फास्ट होता है सामान्य पीएन डायोड से। और जब भी इसको रिवर्स बायस में वोल्टेज दिया जाता है तो एक क्राइटेरिया होता है। देखिए ये रिवर्स बायस में 1.8 वोल्ट से 400 वोल्ट तक अप्लाई करने पर कार्य कर सकता है ना। इतना पावरफुल होता है हमारा जीनर डायोड, यानी कि रिवर्स बायस में 1.8 वोल्ट दो कम से कम और मैक्सिमम 400 वोल्टेज दो तो भी ये काम कर सकता है ना। ये होती है हमारी जीनर डायोड। इसका फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज पूछता है कई बार, तो लिख लेना इसका फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है ना वो 0.6 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0.6 वोल्ट होता है। आंसर है रिवर्स बायस। क्या है आंसर, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा और ऑफ स्विच की तरह काम करेगा फॉरवर्ड बायस में, ठीक है ना। और इसका जो सिंबल है ना, देखना मैं थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल आपको बताना चाहूँगा। इसका जो सिंबल है आपको इस तरह की तरीके से देखने को मिलता होगा, है ना। इधर होता है प्लस और इधर होती है माइनस। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर ये जो बैंड है इसको हम कहते हैं बैंड। ये बैंड क्या बताता है, ये बताता है कि ये जो हमारी है ना ये द्विदिशीय युक्ति है, द्विदिशीय युक्ति को ये रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड दोनों डायरेक्शन में धारा प्रवाह करा सकती है ना। ये बैंड यही बताती है, एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड। अगला देखिए नेक्स्ट है 844 नंबर का सवाल है कि किसी लैंप होल्डर को ज़मीनी स्तर से कम कितनी ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। हालांकि अगर हमें टेम्पररी तौर पर काम करना है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए या 1-2 दिन के लिए काम करना है तो हम अपने सुविधा के अनुसार लगा देते हैं, है ना, किसी भी हाइट पर लगा देते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से प्रकाश अगर आपको चाहिए किसी एक कमरा में, मान के चलो कि आपको काम मिल गया है वायरिंग का, तो आपको प्रॉपर तरीके से सभी चीज़ों को फिटिंग करना है, तभी जाकर के जो बल्ब का प्रकाश है वो सतह पर बराबर आएगी। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार देखा जाए तो ये 2 मीटर से 2.5 मीटर, ओहो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों है ना, 2 मीटर से 2.5 मीटर। अब 2.5 मीटर चलो ठीक है, ऑप्शन सी और डी दोनों होगा, है ना, 2 मीटर से 2.5 मीटर।
यदि डायरेक्ट कनेक्टेड डेल्टा मोटर की शुरुआती बलागुण 100% है तो जब मोटर स्टार्टर कनेक्ट हो तो 3 फेज प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क का प्रतिशत क्या होगा। अगर मान लो कि मोटर को स्टार डेल्टा स्टार्टर है, हमने स्टार में ना मोटर को चालू करके डायरेक्ट डेल्टा में चालू कर दिया, तो डेल्टा से तुलना करने पर, देखो डेल्टा से तुलना करने पर, या फिर ये देखा जाए कि डेल्टा की स्थिति में, है ना, डेल्टा की स्थिति में जो हमें लोड करंट मिलता है वो फेज करंट का 3 गुना मिलता है ना, फेज करंट का 3 गुना मिलता है। और देखो स्टार्टिंग में शुरुआती बलागुण कितना है, 100% है। तो अगर मैं इसे ऐसे कर दूं कि लोड करंट बराबर 1/3, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं है, 100%, 33.3 आएगा, है ना, 33.3%। चलो आ गया आंसर, ये है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, है ना। थोड़ा सा समझना, ये बोल रहा है कि अगर डायरेक्ट कनेक्टेड डेल्टा मोटर की शुरुआती टॉर्क 100% है, इसका मतलब कि हम मोटर को स्टार वाले कॉन्टेक्टर से स्टार्ट कर ही नहीं रहे हैं, या फिर हमारे उसमें स्टार वाला कॉन्टेक्टर लगा ही नहीं है, स्टार्टर में डायरेक्ट डेल्टा वाली लगी है। तो उस स्थिति में लोड करंट आपको पता है कि डेल्टा के केस में 1/3 गुना अधिक होता है, तो 1/3 गुना, और शुरुआती में जो टॉर्क मिल रहा है वो 100% है, तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बोल रहा है कि 3 फेज प्रेरण मोटर का शुरुआती बल आघूर्ण का प्रतिशत क्या होगा, तो इतना होगा, 33.3% होगी। किसी अल्टरनेटर को, अगला है कि किसी अल्टरनेटर को पूर्ण भार पर चलाने पर उसके आउटपुट वोल्टता पतन होता है, कारण क्या होगा। आउटपुट वोल्टता पतन यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप होना, वोल्टेज का ड्रॉप होना। तो ऐसा तब होता है जब पावर फैक्टर इंडक्टिव लोड वाली होती है। पावर फैक्टर कैसा होता है, इंडक्टिव भार वाली होती है ना, इंडक्टिव भार वाली। अब देखना, एक होता है इंडक्टर और एक होता है कैपेसिटर, दोनों में कंपेयर करके मैं आपको बताता हूँ। एक है हमारे पास कैपेसिटर, है ना, यहाँ पर चलो ये लिखता हूँ मैं इंडक्टर, एक है इंडक्टर। इंडक्टर क्या करता है कि लीडिंग प्रतिक्रियाशील शक्ति को, ये क्या करता है, ये लीडिंग प्रतिक्रियाशील शक्ति यानी कि रिएक्टिव पावर को ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में स्टोर करता है। चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ये क्या करता है, संग्रहित करता है, संग्रहित करता है, तथा लैगिंग प्रतिक्रियाशील शक्ति ये सप्लाई करता है ना, सप्लाई करता है। इस बात को पहले आप समझो, उसके बाद हम आते हैं कैपेसिटर पर, कैसे कैपेसिटर इसको सुधारता है। देखो लीडिंग प्रतिक्रिया, इसके इनपुट में तो आया, एक प्रेरक के इनपुट में क्या आया, लीडिंग रिएक्टिव पावर, लेकिन इस लीडिंग रिएक्टिव पावर को ये मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर कर लिया। अब इस पे नेचर किसका आ गया, चुंबक का आ गया। और जब भी नेचर चुंबक का आता है तब जो पावर फैक्टर है वो घट जाती है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में इस रिएक्टिव पावर को स्टोर कर लिया। अब आगे जो पावर डिलीवर करेगा वो भले ही रिएक्टिव पावर ही होगा, लेकिन नेचर तो चेंज हो जाएगा ना। कौन सा नेचर आ गया, लैगिंग का नेचर आ गया। अब लैगिंग का नेचर आने की वजह से इसका जो पावर फैक्टर है वो घट जाएगा। इस रिएक्टिव पावर का जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब कैपेसिटर किसको स्टोर करता है, कैपेसिटर स्टोर करता है जो इसने सप्लाई किया है, लैगिंग प्रतिक्रियाशील शक्ति को ये विद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर करता है, विद्युत क्षेत्र के रूप में ये क्या करता है, संग्रहित करता है,
विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है। अब इसने जो लैगिंग यानी कि कम पावर फैक्टर वाला जो रिएक्टिव पावर था उसको इसने विद्युत क्षेत्र के रूप में स्टोर कर लिया। अब ये जो आउटपुट में सप्लाई करेगा वही सप्लाई करेगा जो पावर इसने स्टोर किया है, तो पावर फैक्टर को सुधार करके अब ये सप्लाई करेगा। तो ये क्या करेगा, अब ये लीडिंग प्रतिक्रियाशील शक्ति को ये क्या करेगा, सप्लाई करेगा। ये क्या करेगी, ये सप्लाई करेगी। अब ये जो लीडिंग रिएक्टिव पावर मिला है, इस रिएक्टिव पावर का जो पावर फैक्टर है ना, पावर फैक्टर है, ये कैसा होगा, ये अधिक होगा। इसका मतलब ये हम जानते हैं कि कैपेसिटर का काम होता है पावर फैक्टर को सुधारना। तो ये देखो पावर फैक्टर को ये सुधार दिया, ये पावर फैक्टर को सुधार दिया। तो जो ये सप्लाई करता है उसको ये स्टोर करती है, और जो ये सप्लाई करता है उसको ये स्टोर करती है। ठीक है ना, ये मामला है। तो यही है कि निम्न इंडक्टिव लोड के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप है ये कम हो रही है। अगर इस इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर हम सुधार दें तो ये ड्रॉप कम होने लगेगा। ठीक है ना। एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर होती है, एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर होती है। कैसा होता है, स्लो स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्टिंग, या सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है या सेल्फ स्टार्ट होता है, सेल्फ स्टार्ट। पॉलीफेज का मतलब होता है एक से अधिक, पॉली का मतलब होता है एक से अधिक। देखो पहले का क्या आया, पहले आया दो तार और सिंगल फेज प्रणाली, है ना, दो तार सिंगल फेज प्रणाली। लेकिन दो तार सिंगल फेज प्रणाली तो आया, जो सिंगल फेज की मोटरें हैं, जो सिंगल फेज की उपकरण है वो उसको हम चला सकते हैं। लेकिन जब मशीनें तीन फेज वाली आ गई तो दो फेज और सिंगल फेज प्रणाली काम नहीं आएगी। तो फिर हमने क्या ले आया, हमने ले आया तीन फेज और चार तार प्रणाली, है ना। और इसको लाने से जो हमें फ़ायदा मिला वो पावर में फ़ायदा मिला, और पावर हमें कितना बढ़ करके मिलने लगा, 73% पावर हमें वृद्धि होकर के मिलने लगा। इसीलिए तीन फेज की जो मोटरें हैं वो अधिक दक्षता पर चलती हैं सिंगल फेज मोटरों की तुलना में। क्यों? क्योंकि थ्री फेज सिस्टम का जो पावर है अकॉर्डिंग टू सिंगल फेज सिस्टम से अधिक है, कितना, 73%। और हमारी मोटर सेल्फ स्टार्ट होती हैं। 230 वोल्ट रेटिंग की देखना अगला है। 230 वोल्ट रेटिंग की 9 वोल्ट कुंडली किस तरह से स्टार्टर से जुड़ी होती है। तो ये स्टार्टर्स मैंने अभी आपको बताया ना कि बस एक फेज इसको चाहिए और एक न्यूट्रल चाहिए। ये देखो ये है हमारी एनवीसी और 5 पिन रिले है। ये है एनवीसी, इसको कहा जाता है 9 वोल्ट क्वाइल, इसको कहते हैं 9 वोल्ट क्वाइल। और ये सिंगल फेज की वोल्टेज पर चलती है। इसको चाहिए 230 वोल्ट, इसको चाहिए 230 वोल्ट। इसके अंदर एक छोटी सी क्वाइल होती है ना। क्वाइल को यहाँ तक 85 और 86 नंबर क्वाइल का नाम दे दिया गया है। एक को हम देंगे फेज और एक को देंगे न्यूट्रल। ये है क्वाइल का सर्किट, है ना, ये है क्वाइल। ये क्या करता है कि ये जब इस पर करंट जाएगी, जब इस पर करंट जाएगा तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है? चुंबक का गुण। और चुंबक किसी भी लोहे को अपनी तरफ खींचती है। तो ये क्या करती है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल दिखेगा। एक NC का, ये है NC का, और एक है NO का, और एक है कॉमन। ये है, ये वाला है कॉमन, है ना। ये देखो अभी इससे कनेक्ट है तो ये NC बन गया, जब इससे कनेक्ट होता तो ये NO हो जाता, ठीक है ना। और ये स्टार्टर का जो कॉन्टेक्टर होता है, उस कॉन्टेक्टर के जो NC वाले टर्मिनल होते हैं उसको होल्ड कराता है, ये पिकअप करा के रखता है ताकि सप्लाई चलती रहे और मोटर तक पहुंचती रहे। तो ये है हमारी NVC। तो ये एक फेज और एक न्यूट्रल से सीधे कनेक्ट होता है, ठीक है ना। सेडेड पोल मोटर की दक्षता होती है 5 से 3%। बड़ा आसान सवाल है। सिंगल फेज मोटर, और ये सेल्फ स्टार्ट मोटर है, ये भी ध्यान देना। केवल एक ही मोटर ऐसी है जो सेल्फ स्टार्ट है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि 2 रोटर बार, है ना, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में यदि 2 रोटर बार ओपन सर्किट हो जाएं तो रोटर पर क्या असर पड़ेगा?
ठीक है ना। ये आप देखो, ये रोटर बार है, दिख रहा होगा, यहाँ से टूटा हुआ है ना, ये हाईलाइट भी किया गया है। यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से ये ब्रोकन है, ये क्या है, ब्रोकन रोटर बार। तो ये रोटर बार टूट गया है। तो रोटर बार अगर टूट जाता है तो क्या होता है ना, देखना, जब भी आर्मेचर की कॉइल को हम सप्लाई देते हैं तो आर्मेचर की वाइंडिंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न हमने किया ही इसीलिए है कि एक टॉर्क डेवलप कर सके, और टॉर्क डेवलप करने के लिए उस चुंबकीय क्षेत्र को आरोपित किया जाता है, इस रोटर के बार में इंसर्ट की जाती है ना। या फिर एसी अगर मोटर है हमारी, तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो फ्लक्चुएट करेगी, यानी कि परिवर्तित मान का होगा। उसी परिवर्तित मान पर, उसी घूमते हुए चुंबकीय क्षेत्र में ये हमारी रोटर्स की बार, रोटर का कंडक्टर जो कि कॉपर की बनी है, वो घूमेंगी और लिंक हो जाएंगी चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ठीक है ना। तो एक बराबर रूप से लिंक होती हैं और इस पे प्रेरित धारा उत्पन्न होता है जो संतुलित होता है। लेकिन अगर ये बार टूट गया तो फिर जो चुंबकीय क्षेत्र का जो संतुलन है, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है। और जैसे ही बैलेंस बिगड़ेगा तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो भी अनबैलेंस हो जाती है, जिससे टॉर्क हमारा अनबैलेंस हो जाता है। और जब टॉर्क अनबैलेंस हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये कंपन करने लगता है, वाइब्रेशन। ये क्या करेगा, ये वाइब्रेशन करने लगता है, और वाइब्रेशन करने से ये मैकेनिकली डैमेज होने लगता है और ये आवाज़ निकालने लगती है। तो रोटर जो है ये शोर के साथ बहुत धीमे गति से चलेंगी, बहुत ही धीमे गति से चलती हैं, ठीक है ना। तो ये मैकेनिकली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और टूटने का कारण भी है, कई बार होता है ना कि बहुत हैवी लोड के कारण और भयानक शॉर्ट सर्किट की वजह से। और अगर मान के चलो कि अगर रिपेयरिंग के टाइम पे अगर एक जो इलेक्ट्रीशियन है, टेक्नीशियन है, अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है और बस ऐसे ही काम करे जा रहा है अनाड़ियों की तरह, और इस पे हथौड़ा वगैरह अगर लग गया तो भी ये टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये केस होता है और टूटने पर ये हालत होती है इसकी। किसी इलेक्ट्रिक मोटर के पोल फेस और आर्मेचर के बीच का वायु कम से कम क्यों रखा जाता है। वायु का मतलब क्या है, एयर गैप से, है ना। पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, एयर गैप से है, यानी कि जो हमारा ये देखो, ये है मोटर का पोल फेस, ये क्या है, पोल है, और ये है पोल शू, और ये है पोल शू, ठीक है ना। और ये है आर्मेचर, ये क्या है, सॉरी आर्मेचर नहीं, ये रोटर होगा, ये क्या है, ये है रोटर। तो देखिए यहाँ पर हमने वाइंडिंग लपेट रखा है, आप देखिए यहाँ पर वाइंडिंग लपेटी गई है ना। ये देखिए, ये वाइंडिंग लपेटी गई है, ठीक है, दोनों साइड में। इस वाइंडिंग में क्या उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ है। इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चाहते हैं कि लीकेज ना होने पाए, बाहर ना जाने पाए, क्योंकि लीकेज हो गया तो हमारे काम नहीं आएगा। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स को टोटल का टोटल हमें कहाँ डालना है, जो ये इस बार पर, इस पर डालना है, टोटल का टोटल इस पर डालना है। और ये कहाँ पर है, ये बीच में है, जो रिंग के द्वारा आपको यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। टोटल का टोटल ये कहाँ आना चाहिए, टोटल का टोटल ये यहाँ आना चाहिए, है ना। यहाँ जितना ज़्यादा आएगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पर ये आपस में लिंक बना पाएंगे और यहाँ पर टॉर्क उत्पन्न हो पाएगा। तो ये गैप जो है कम रखना हमें पड़ेगा अगर गैप ज़्यादा है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक हवा है, एक प्रभाव है चुंबकीय क्षेत्र, है ना, और हवा की तरह उड़ जाएगी, इसीलिए ये गैप हमें कम रखना पड़ता है। तो इस गैप में अगर मोटर छोटी है ना, अगर मोटर मान के चलो हमारी छोटी है, तो छोटी मोटर में ये 0.2 से लेकर के 0.5 mm तक ये गैप रखी जाती है। इससे कम गैप रखोगे ना तो ये जो आर्मेचर है और रोटर है आपस में टच हो जाएंगे और घूमने लगेगा तो घर्षण होगा, है ना, टच हो जाएंगे। और ज़्यादा आप रखोगे तो फिर लीकेज बढ़ जाएगा, फ्लक्स लीकेज होने लगेगा। और बड़ी मोटर में देखो, मोटर के साइज पे डिपेंड करता है। अगर मोटर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर ये 0.5 mm से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, है ना। सेलिएंट पोल रोटर जो होते हैं,
सेलिएंट पोल रोटर जो होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो काम आते हैं रोटर, उनमें एयर गैप का मान ज़्यादा रखा जाता है। एयर गैप के मान को ज़्यादा रखने से हमें वहाँ पावर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उस रोटर का काम है पावर डेवलप करना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम पावर उत्पन्न करने के चक्कर में ये एयर गैप के मान को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, इसका भी एक लिमिट होता है, ठीक है ना। आंसर क्या होगा, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है। इसलिए यहाँ पर हमें प्रबल मैग्नेटिक फ्लक्स पाना है, ताकि ये जो कंडक्टर्स के बार हैं इन सभी बारों में एक समान रूप से टॉर्क उत्पन्न हो, ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा था, सी है ना, बी है। नेक्स्ट है कि बैटन पर टीआरएस का पूरा नाम होता है टफ रबर शीथ्ड केबल के लिए उपयुक्त होता है। तो ये बहुत कम लो वोल्टेज के लिए उपयुक्त होता है ना। सिंगल फेज जो 230 वोल्ट वाली होती है उतने के लिए ये काम आता है। और ये एक प्रकार का अस्थायी वायरिंग है, ध्यान देना। ये कौन सी वायरिंग है, टेम्परेरी वायरिंग। ये टेम्पररी वायरिंग है जो कि कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ वक्त के लिए इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट है कि माप यंत्र ट्रांसफार्मर के वर्णन को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो माप यंत्र देखना दो प्रकार के हैं, एक है करंट ट्रांसफार्मर जिसको कही जाती है धारा ट्रांसफार्मर, धारा परिणामित्र, और दूसरा जो है वो है विभव परिणामित्र। और ये जो दोनों ट्रांसफार्मर हैं ये मेजरमेंट के लिए काम आते हैं, ये मेजरमेंट के लिए काम आते हैं। जो धारा ट्रांसफार्मर है ये इसमें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या कम होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक होती है, यानी कि ये स्टेप अप होता है और ये स्टेप डाउन होती है, यानी ये स्टेप अप और ये स्टेप डाउन प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। और देखना इसका आंसर होगा ये रियल पावर को ये किसको मापते हैं, आभासी पावर को। आभासी पावर होता है वोल्ट एम्पियर में, किसमें होता है, वोल्ट एम्पियर में। तो माप यंत्र ट्रांसफार्मर ये एम्पियर में और ये वोल्ट में मापेगा, ठीक है ना। हमेशा पूछा जाता है कि जो करंट ट्रांसफार्मर है इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग की रेटिंग किस में होती है, कितनी होती है। तो इसकी रेटिंग होती है, देखना 100/5 एम्पियर या 400/1 एम्पियर। तो आप देख लो किस में होता है ना, 5 एम्पियर और 1 एम्पियर में होती है। 5 और 1 यानी कि 100 गुना करंट को ये 5 गुना करंट में कन्वर्ट करके, 5 गुना कम करंट करके, या 100 एम्पियर के करंट को 5 एम्पियर में बदल करके और ये माप सकती है ना। स्टेप अप है, वोल्टेज बढ़ जाएगा और जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट कम हो जाएगी। कितना करंट कम होगी, 95 गुना कम हो जाएगी करंट, 95 टाइम्स कम हो जाएगा करंट। और इसमें देखो कितना कम हो जाएगा करंट, ठीक है ना। और इतना ही नहीं, ये इसके भी पूछे जाते हैं, जो हमारे विभव परिणामित्र हैं इसके भी पूछे जाते हैं। इसका तो जैसे कि 220 किलो वोल्ट को ये 110 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता है, या ये 400 किलो वोल्ट को ये 120 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो सेकेंडरी में इसका वोल्टेज 110 वोल्ट होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से, लेकिन इसका करंट अधिक होता है। नेक्स्ट है कि इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताओ। स्टेटमेंट जो सबसे रॉन्ग है उसको बताना है। रोटर का केज कॉपर का या एल्यूमिनियम का बना होता है। किस रोटर केज की बात कर रहा है मालूम है, इस रोटर केज की बात कर रहा है। ये जो रोटर केज है ना ये एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर केस में एल्यूमिनियम का होता है। ज़्यादातर 99% ये कॉपर का ही होता है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि चलो ठीक है, स्टार्टिंग वाइंडिंग घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। हाँ, स्टार्टिंग वाइंडिंग में ही तो घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। रोटर का लेमिनेशन आपस में सही तरीके से इंसुलेट होना चाहिए, रोटर का। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है। मोटर केवल एक ही दिशा में चल सकती है, ये गलत है। मोटर दोनों दिशा में चल सकती है ना। किसी भी दो फेज को आपस में इंटरचेंज कर दो, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन इंटरचेंज हो जाएगी और मोटर का डायरेक्शन इंटरचेंज हो जाएगा। फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट से जुड़ा ब्लास्ट मतलब चोक, है ना। बम ब्लास्ट वाला ब्लास्ट नहीं, ब्लास्ट मतलब चोक।
कौन सा कार्य करता है? देखो ब्लास्ट का काम है कि स्टार्टिंग में ये हाई वोल्टेज जनरेट करना, ताकि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो आर्गन गैस भरी हुई है और जो मरकरी की गैस भरी हुई है वो वाष्पीकृत हो सके, आयोनाइज हो सके, है ना, और प्रकाश उत्पन्न कर सके। तो देखना जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है उसके अंदर एक चोक लगी होती है। चोक का काम होता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जो चोक होती है ना, चोक का कार्य क्या होता है? तो देखना चोक का पहला कार्य होता है कि प्रारंभ में उच्च वोल्टेज उत्पन्न करना, उच्च वोल्टेज उत्पन्न करना, ताकि गैस जो है वो आयोनाइज हो सके, ठीक है ना। और दूसरा, जब हमारी लैंप प्रकाशित हो जाए तब ये धारा को नियंत्रित करती है, और ये क्या करती है? और ये धारा का नियंत्रण करती है, ठीक है ना। सुनो अब कहानी। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसके अंदर आर्गन गैस भरी होती है और मरकरी का गैस, मरकरी भी भरी होती है, पारा, ठीक है ना। तो ये इसको हम हाई वोल्टेज देते हैं और हाई वोल्टेज से इस गैस को आयोनाइज्ड कराते हैं ताकि उसमें से प्रकाश उत्पन्न हो सके। और ये जो गैस है ना, ये अल्ट्रा वायलेट प्रकाश उत्पन्न करती है जो हमारे आंखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है, ठीक है ना। इसीलिए इस ट्यूब के अंदर एक फास्फर का लेप लगाया जाता है जो अल्ट्रा वायलेट किरण को सोख लेती है और बाहर विजुअल लाइट को बाहर भेजती है, जिसको हमारी आंखें देख सकती हैं, हमारी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाती, है ना। तो इस प्रकार से ये प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन मान के चलो अगर ब्लास्ट हमारी खराब हो गई, चोक हमारी शॉर्ट हो गई है, तो ये क्या होगा? हमारी जो ये ट्यूब है ये ऑन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाई वोल्टेज ही नहीं बन पाएगा, है ना। शुरुआत में निम्न वोल्टेज गलत, शुरुआत में निम्न वोल्टेज मतलब ये गलत हो गया। शुरुआत में उच्च वोल्टेज और सर्किट में कार्यशील वोल्टेज को बढ़ाना, शुरुआत में उच्च वोल्टेज और धारा को कम करता है, यही आंसर सही होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। निम्न में से शाफ्ट को उसके स्थान पर स्थिर रखता है कौन? एक मोटर है, आप देखते होंगे मोटर, मान के चलो कि 3000 एक मिनट में 3000 राउंड घूम रही है, लेकिन फिर भी वो अपने ही स्थान पर राउंड मारती रहती है, वो लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं जाती और ना ही किसी के साथ वो टच होती है ना। कैसे? ये एंड प्लेट की मदद से। किसकी मदद से? एंड प्लेट। अगर ये एंड प्लेट ना होता ना तो वो पता नहीं क्या से क्या होता। और कई बार होता है ना कि बियरिंग खराब हो जाती है ना, बियरिंग के अंदर जो बॉल लगे होते हैं छोटे छोटे, अगर वो बॉल मान के चलो एक आध दो बॉल अगर निकल गए बियरिंग से, तो फिर आपका जो सॉफ्ट है वो बबलिंग करने लगता है ना, ऐसे लेफ्ट राइट जर्क मारने लगेगा। तो ये है आपका, देख लो, एंड प्लेट। रॉकर आर्म क्या है? अभी मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ रॉकर आर्म किसको कहते हैं। देखिए रॉकर आर्म का वैसे तो मैंने दिखाया था आपको, ओहो कहाँ चली गई, ये रही रॉकर आर्म। ये कार्बन के ब्रुश है और कार्बन के ब्रुश यहाँ पर कैसे इंस्टॉल है? ये रॉकर आर्म की मदद से। एक स्प्रिंग है रॉकर आर्म और कुछ नहीं है, स्प्रिंग से ये लगी हुई है। अगर स्प्रिंग ना रहे तो ये कार्बन ब्रुश यहाँ पर नहीं रहेंगे, ठीक है ना, ये कार्बन ब्रुश यहाँ पर नहीं रहेंगे। इसलिए रॉकर आर्म का काम क्या होता है कि इसका काम होता है कि कार्बन ब्रुश को स्थापित करना। ग्रीस का पोल शू का काम क्या होता है वो भी मैंने बता दिया। चलो दोबारा बता देता हूँ। क्वाइल को ठहराव प्रदान करना, क्वाइल को ठहराव प्रदान करना, है ना। मान के चलो ये मोटर का पोल है, ये मोटर का क्या है? पोल है। इस पोल पर हमें कॉइल लपेटना है, ऐसे इस पोल पर हमें क्या लपेटना है? कॉइल लपेटना है। अगर यहाँ पर पोल शू नहीं रहेगी, ये क्या है? ये है पोल का पोल शू। अगर पोल शू नहीं रहेगा तो ये कॉइल नीचे सरक के नहीं आ जाएगी, तो इसीलिए वाइंडिंग को ये ठहराव प्रदान करता है। अगला है कि किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब की चोक कॉइल को शॉर्ट कर दिया जाता है तो इसका दुष्परिणाम क्या होता है? जो मैंने बताया वही सवाल आ गया। लैंप धीमा हो जाएगा, सामान्य रूप से प्रकाश होगा, तत्काल बुझ जाएगी, तुरंत बुझ जाएगी, है ना, क्योंकि गैस का आयोनाइजेशन होना बड़ा ज़रूरी है। यदि एक डीसी श्रेणी मोटर के आर्मेचर की धारा 50% कम कर दी जाए तो उसके मोटर का बलाघूर्ण क्या हो जाएगा? यदि एक डीसी श्रेणी मोटर के आर्मेचर की धारा को 50% कम कर दे, आर्मेचर की धारा को 50% कम कर दे, यानी कि हमें
एक ऐसा आर्मेचर की धारा जो 100% एक टाइम पे रही होगी, और एक ऐसा आर्मेचर करंट अब उस 100% को कम करके 50% कम कर दिया गया है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कैसा लिख सकता हूं मैं, I2 बराबर, देखो इसको मुझे परसेंट को चेंज करना पड़ेगा, है तो 0.50 आ जाएगी। तो I2 बराबर 0.50 I1, ये लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं, है ना, कि I2 जो है I1 के इतने के बराबर है। ठीक, अब टॉर्क भी मुझे 2 लेना पड़ेगा, है ना, टॉर्क बलाघुड़ भी। तो मैं ये कर सकता हूँ कि T2 बटा T1 बराबर I2 बटा I1, ठीक है ना। इसका मुझे वर्ग करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं आपको याद ये दिलाना चाहूँगा कि पोल सैचुरेट होने से पहले जो टॉर्क है ये आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती होता है ना। इसलिए वो ग्राफ भी बना के दिखा दूंगा, इसलिए यहाँ पर वर्ग आ जाएगा। देखो T2 बटा T1, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं, है ना। I2 बराबर क्या मिला है, 0.50 I1 बटा I1 इसका वर्ग। ठीक है, देखो शायद I1 से I1 कट रही है ना, ये देख लो, ये I1 और ये I1 कट गई, तो क्या बचा, T2 बटा T1 बराबर 0.25%, पिछले मान का 25% है। ऑप्शन नंबर बी आ गया आंसर यार, पिछले मान का 25% T1, यानी कि T2 बराबर T1 ऐसे लिख सकता हूँ मैं ना, यहीं पर लिख देता हूँ कि T2 बराबर T1 का 0.25%, ये होगा हमारा आंसर। अब देखो ये जो पोल सैचुरेट होने से पहले डीसी श्रेणी मोटर है ना, तो डीसी श्रेणी मोटर का देखो आप ग्राफ देखो पहले, यहाँ पर होगा आर्मेचर करंट, यहाँ पर क्या होगी आर्मेचर का करंट, और यहाँ पर होगा आर्मेचर का टॉर्क। जब ग्राफ बनती है ना तो ग्राफ ऐसे बनता है, यहाँ पर है 0, यू ग्राफ बनेगी, और ये इसको अगर मैं नाम दे दूँ O, और इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया जाए A, और इस वाले को दे दिया जाए B, है ना। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो टॉर्क प्रदान हुआ है इसको हम कहेंगे स्टार्टिंग टॉर्क। ये मोटर का स्टार्टिंग बलाघुड़ है, और स्टार्टिंग बलाघुड़ हमें जो मिलता है टॉर्क और आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती। अभी जो पोल है वो संतृप्त नहीं हुआ है, वो पोल अभी सैचुरेट नहीं हुआ है, किससे सैचुरेट नहीं हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र से, है ना। और इसके बाद देखो A और B, है ना, इस A और B के बीच में जो हमें ये मिल रहा है ये है हमारा रनिंग टॉर्क। ये कौन सा है, ये है रनिंग टॉर्क, और रनिंग टॉर्क केवल आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, केवल आर्मेचर करंट के समानुपाती होता है, और इसका ग्राफ मिलता है रैखिक। यहाँ पर आप देखिए ना, पोल सैचुरेट होने के बाद कैसा ग्राफ मिलता है रनिंग टॉर्क, रैखिक सीधी रेखा। और ये कैसा मिला है, ये मिला है हमें परवलय। कैसा मिला है, परवलय। इसको पैराबोला भी कहते हैं, पैराबोला भी बोला जाता है। तो ये स्टार्टिंग टॉर्क आर्मेचर करंट के वर्ग के समानुपाती, इसीलिए यहाँ पर वर्ग आया था। आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से दैनिक उपयोगों के उपकरणों में से किससे भू संपर्कन की जरूरत नहीं पड़ती है। भू संपर्कन की जरूरत तब नहीं पड़ेगी, अर्थिंग की जरूरत तब नहीं पड़ेगी जब बॉडी प्लास्टिक की हो, बाकी 125 वोल्टेज से कम हो। दो ही केस में 125 वोल्टेज से कम वोल्टेज पर अर्थिंग की जरूरत नहीं है, या फिर प्लास्टिक बॉडी का आपका उपकरण है। तो आंसर है कि प्लास्टिक बॉडीज फैन रेगुलेटर, आंसर ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन इसमें भी एक सिचुएशन है कि प्लास्टिक की बॉडी पानी से भीगा नहीं होना चाहिए, अगर पानी से भीगी है तो इस पर भी आ जाएगी करंट, है ना। और दूसरी बात कि अगर सप्लाई वोल्टेज का मान अगर सर्किट में
125, ओहो बार बार 12 क्यों लिखा रहा है, 125 वोल्टेज से कम वोल्टता होने पर अर्थिंग की ज़रूरत नहीं होती है ना, अर्थिंग की आवश्यकता नहीं होती है। कब? जब 125 वोल्ट से कम वोल्टेज का मान हो, चाहे एसी हो चाहे डीसी हो, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा। बाकी गीज़र में ज़रूरी है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की बॉडी में ज़रूरी है, और रेफ्रिजरेटर में ज़रूरी है, हर जगह अर्थिंग ज़रूरी है, ठीक है। अगला तो सवाल ही नहीं है, 899 नंबर तक की है, यानी कि 24 ही सवाल इस मैराथन में रहा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देख लो हर एक लेवल का सवाल मिला आपको, देखो है ना, हर एक लेवल का सवाल, और उसका एक नए अंदाज में मैंने कंटेंट प्रोवाइड कराने का अपना पूरा प्रयास किया, ठीक है ना। आप देख लो, किसी भी क्वेश्चन को मैंने ऐसे नहीं किया कि जल्दबाजी में बताया हो, हर क्वेश्चन को मैंने डिटेल से बताया है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता, वो भी अगर मन लगा करके मगन से देखेगा हमारे सेशन को ना, तो वो भी बहुत कुछ सीख जाएगा, और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता है। तो कोई भी ऐसा सवाल नहीं था जिसको मैंने हड़बड़ी में सॉल्व कराया हो, हर एक सवाल को बहुत ही डिटेल से और बारीक तरीके से समझाया है, चाहे स्टार्टर वाली हो, कार्बन ब्रूस वाली हो। अब देखो, इसका ये QR कोड है, अभी इसको स्कैन कर लो, स्कैन करके डायरेक्ट हमारे पहुँच सकते हैं आप टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस क्लास के जस्ट नीचे ही मिल जाएगी इसका PDF, ठीक है ना। तो चलिए, आज वर्ष 2026 का ये पहला क्लास है, बाकी तो ये सीरीज 2025 से ही चल रही है, लेकिन 26 की पहली क्लास है, तो इस क्लास को जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है ना, और जितना हो सके अपना दायित्व निभाइए शेयर करने का। बाकी अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और एक संकल्प लीजिए कि वर्ष 2026 आपका संघर्ष से भरा हो। कभी भी संघर्ष करने से और संघर्ष भरी राह से आपको रास्ता नहीं मोड़ना है ना। वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो, ठीक है। चलिए, सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, इजाज़त दीजिए। कल के क्लास के लिए कंटेंट बनाना है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शुरू से लेकर अंतिम तक मेरा साथ दिया और यहाँ तक क्लास को आपने देखा। थैंक यू।